21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी जाती है। राजीव की हत्या में दुनिया की सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठनों में से एक श्रीलंका के LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का नाम सामने आया, जो लिट्टे के लिए बड़ी कामयाबी सरीखा था। इससे उसका मनोबल बढ़ चुका था। इससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए 1 मई 1993 को LTTE ने आत्मघाती हमला कर श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमादासा की भी हत्या कर दी। यही नहीं, चंद हफ्तों पहले ही श्रीलंकाई नेता और मंत्री ललित अथुलाथ मुदाली की भी हत्या को LTTE ने अंजाम दिया। इनके बाद भी कई हत्याओं और खतरनाक हमलों में LTTE का हाथ रहा। दिन ब दिन श्रीलंका में संघर्ष और LTTE के विद्रोह की कहानियां आगे बढ़ रही थीं, जिन्हें समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना होगा। LTTE यानी लिट्टे दरअसल इस हिंसा के बीज 1948 में श्रीलंका की आजादी के बाद ही पड़ गए थे। श्रीलंका की संसद ने चाय बागानों में काम करने वाले भारतीय मूल के लाखों तमिलों की नागरिकता और वोट देने का अधिकार छीन लिया था। 1956 में सिंघली बौद्ध राष्ट्रवाद की लहर के साथ नई सरकार सत्ता में आई और उसने सिंघाला को इकलौती राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। यहीं से श्रीलंका में जातीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जिसने आगे चलकर गृह युद्ध का रूप ले लिया। सिंघली खुद को चौर तमिलों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते थे। उनका कहना था कि वो राजा विजय की संतान हैं। प्राचीन कथाओं के मुताबिक राजकुमार विजय का जन्म एक राजकुमारी और सिंह के संबंध बनने से हुआ था। इसके वंशज सिंघली कहलाए, इसलिए सिंघली भी खुद को सिंह की संतान मानते थे। इस बात का उत्तर देने के लिए लिट्टे ने श्रीलंका पर सबसे पहले शासन करने वाले चोल वंश के राजा प्रतीक टाइगर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। उधर तमिलों के लिए समान अधिकार की मांग करने वाले लोगों पर हमले हो रहे थे और तमिल विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। हजारों लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। श्रीलंका में उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका को मिलाकर एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी। सिंघलियों के हाथों सताए गए अल्पसंख्यक तमिलों का गुस्सा अब हिंसा के रूप में फूटने लगा था। तमिल युवा हथियार उठाने लगे और उन्होंने पुलिस और कई सरकारी इमारतों को छिटपुट हमलों में निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान 1976 में होता है तमिल नेता वेलापुल्लाई प्रभाकरन का पदार्पण, जो लिट्टे का गठन करते हैं। प्रभाकरन ने LTTE में युवा तमिलों को शामिल करना शुरू किया। उसने मामूली हथियार के साथ 50 से भी कम लोगों के एक ग्रुप से 10,000 प्रशिक्षित लड़ाकों का एक संगठन तैयार किया, जो देश की सेना से टक्कर ले सकता था। लिट्टे ने सिलसिलेवार ढंग से कई बड़े हमलों को अंजाम दिया और एक कुख्यात संगठन के तौर पर मशहूर हो गया। उसके लड़ाके गले में साइनाइड के कैप्सूल बांधकर चलते थे और पकड़े जाने की हालत में उसे खाकर अपनी जान दे देते थे। लिट्टे के आत्मघाती लड़ाकों ने श्रीलंका की सेना और राजनेताओं को कई बार अपना निशाना बनाया। जिस तरह ओसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, ठीक उससे पहले ही लिट्टे ने कोलंबो में इसी नाम की इमारत जमींदोज की थी। प्रभाकरन ने लिट्टे में काफी सख्त नियम बनाए हुए थे। लिट्टे में सिगरेट, शराब और सेक्स की पाबंदी थी। गद्दारी पर बेरहमी से मौत की सजा दी जाती थी। नियम तोड़ने पर प्रभाकरन अपने करीबियों को भी नहीं माफ करता था। उसने अपने एक पुरुष और एक महिला अंगरक्षकों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि दोनों ने संबंध बना लिए थे और महिला अंगरक्षक गर्भवती हो गई थी। काफी माफी मांगने के बाद भी प्रभाकरन ने उन्हें माफ नहीं किया। हालांकि बाद में प्रभाकरन ने खुद यह नियम तोड़ा और मतिवथनी रामबू से शादी की। लिट्टे को विदेशों में रहने वाले तमिलों से समर्थन और आर्थिक सहायता मिलने लगी। भारत के तमिलों को भी जातीय समानता की वजह से श्रीलंका के तमिलों से सहानुभूति थी। 1977 में जब तमिलनाडु में MG रामचंद्रन की सरकार बनी तो उन्होंने तमिल अलगाववादियों की मदद शुरू कर दी। कुछ संगठनों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिए गए। 1980 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने भी तमिल अलगाववादियों की मदद की।
अब जिक्र जुलाई 1983 का, जब लिट्टे ने श्रीलंका के सैनिकों पर एक आत्मघाती हमला किया। इसके परिणाम में श्रीलंका में इन तमिलों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। बताया जाता है कि इस हिंसा में करीब 4000 तमिल मारे गए थे। इसके बाद श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच जैसे जंग छिड़ गई। भारत ने इस दौरान शांति स्थापित करने की काफी कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली। राजीव तमिलों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने जो नीति अपनाई वो उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। माना जाता है कि इसी की वजह से उन्हें आगे चलकर अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। बहरहाल 1985 में श्रीलंका सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच शांति की पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी। 1987 में श्रीलंका की सरकार काफी सख्त हो गई और सेना ने तमिलों के गढ़ उत्तरी जाफना में मार्शल लॉ लगा दिया। इससे उस इलाके में तमिलों के हालात काफी खराब हो गए। सेना ने विद्रोहियों को भी पीछे ढकेल दिया। इस बीच भारत ने लिट्टे की काफी मदद की, साथ ही श्रीलंका पर काफी दबाव डाला, जिससे उसे बातचीत के लिए राजी होना पड़ा। 1987 में भारत और श्रीलंका सरकार के बीच एक समझौता हुआ। समझौते की शर्त ये भी थी कि भारत लिट्टे से हथियार डलवा देगा। लिट्टे ने दबे मन से इसके लिए हामी भरी, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। जब दोनों देशों में समझौते की बात चल रही थी तो प्रभाकरन को दिल्ली बुलाया गया। उसे काफी मुश्किल से इस समझौते के लिए राजी किया गया। बताया जाता है जब समझौते बाद वो वापस लौट रहा था तो राजीव गांधी ने उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी गिफ्ट की थी। समझौते के तहत भारत ने वहां शांति सेना की तैनाती की। जाफना में IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने कैंप लगाया और श्रीलंका की सेना वहां से हट गई। श्रीलंकाई सेना के हटते ही लिट्टे ने समझौता मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब शांति सेना को बिना किसी तैयारी के लिट्टे से लड़ना पड़ा और इसके लिए हालात काफी खराब हो गए। 1979 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस हार गई और VP सिंह की सरकार बनी। 1990 में भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को स्थगित कर अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। उसके बाद 1991 में लिट्टे ने जो कुछ किया हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। हालांकि बाद में श्रीलंका सरकार और प्रभाकरन में बातचीत की शुरुआत हुई। 2002 में हथियार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और जाफना को श्रीलंका से जोड़ने वाली सड़क 12 साल बाद खुल गई। थाईलैंड में हुई बातचीत में पहली बार दोनों पक्षों ने कैदियों की अदला बदली की और तमिल विद्रोहियों ने अलग राज्य की मांग छोड़ दी। दिसंबर 2002 में नॉर्वे और फरवरी 2003 में बर्लिन में शांति वार्ता हुई, लेकिन अप्रैल में ही लिट्टे शांति वार्ता से ये कहते हुए पीछे हट गया कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। शांति वार्ता फेल होने पर 2006 में श्रीलंकाई सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ अभियान काफी आक्रामक कर दिया। सेना ने लिट्टे को हराकर पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने 16 मई 2009 को विद्रोहियों से विजय का ऐलान किया और लिट्टे ने भी अगले ही दिन अपनी हार स्वीकार कर ली। 19 मई 2009 को सेना ने लिट्टे के प्रभाकरन को मार गिराया। कहा जाता है कि लिट्टे के खात्मे में भारत की मनमोहन सिंह सरकार ने श्रीलंका सरकार का सहयोग किया था। भारत की सहयोग के बिना शायद ये मिशन मुमकिन ना हो पाता। पत्रकार नीना गोपाल ने अपनी किताब द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी में इस बात के संकेत दिए हैं। मार्क साल्टर की किताब टू एंड अ सिविल वॉर में इस बात का दावा किया गया है कि लिट्टे विचारक मानते थे कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे की सबसे बड़ी गलती थी। किताब के मुताबिक लिट्टे के विचारक एंटन बालासिंघम ने इस बात को स्वीकार किया था कि राजीव गांधी की हत्या लिट्टे की सबसे बड़ी गलती थी। प्रभाकरन की मौत के साथ ही लिट्टे का भी अंत मान लिया गया, लेकिन भारत समेत कई देशों ने अभी भी लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कहा जाता है कि इसके समर्थक दुनिया के कई देशों में अभी भी फैले हुए हैं जो इस संगठन को एक बार फिर से जिंदा करना चाहते हैं।